हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर बायो क्लास। तो बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं न्यूक्लियस के बारे में। जो सेल द यूनिट ऑफ लाइफ चैप्टर हमारा चल रहा है, उसका ये लास्ट टॉपिक है। आई होप आपको जो इससे पहले के टॉपिक्स हैं सभी वो क्लियर हो गए होंगे। तो चलिए बात करते हैं न्यूक्लियस की। न्यूक्लियस बच्चों हमें पता है एक सेल ऑर्गेनल है, जिसे सबसे पहले डिस्क्राइब किया था रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में। उसके बाद ऐसा देखा गया कि जो इसका मटेरियल है वो न्यूक्लियस का, उसे स्टेन किया गया बेसिक डाइट से, और क्रोमैटिन उसे नाम दे दिया गया। ये नाम दिया था फ्लेमिंग ने। ठीक है, किसने दिया था ये नाम? फ्लेमिंग ने दिया था। उसके बाद बच्चों जो इंटरफेस है न्यूक्लियस का, इंटरफेस कौन सा होता है, ये हम इसी यूनिट का जो नेक्स्ट टू नेक्स्ट चैप्टर है बायोमोलिक्यूल्स के बाद सेल साइकिल एंड सेल डिवीज़न, उसमें इन फेजेस को अच्छे से पढ़ेंगे, आपको क्लियर भी हो जाएंगे। तो बच्चों इंटरफेस यानी कि न्यूक्लियस ऑफ ए सेल व्हेन इट इज़ नॉट डिवाइडिंग, यानी कि वो फेज जब न्यूक्लियस डिवाइड नहीं कर रहा है। तो बच्चों जो इंटरफेस है न्यूक्लियस का वो काफ़ी एक्सटेंडेड था, इलेबोरेट। इसके अंदर न्यूक्लियो प्रोटीन फाइबर्स मिले जिन्हें क्रोमेटिन कहा गया, यानी कि वो न्यूक्लियो प्रोटीन जो इलेबोरेटेड फॉर्म में है, फाइब्रस फॉर्म में है, उन्हें क्रोमेटिन कहेंगे। न्यूक्लियर मैट्रिक्स इसके अंदर प्रेजेंट है। वन और मोर स्फेरिकल बॉडीज़ जिन्हें न्यूक्लियोलाई कहा जाता है वो भी प्रेजेंट है। यहाँ आप देख सकते हैं न्यूक्लियर जो मेम्ब्रेन है वो भी डबल मेम्ब्रेनस रहेगी। ये न्यूक्लियोलस प्रेजेंट है। न्यूक्लियर पोर भी मेम्ब्रेन्स के अंदर इसमें प्रेजेंट मिलेंगे। और ये है न्यूक्लियोप्लाज्म, ठीक है, या न्यूक्लियर मैट्रिक्स भी जिसे हम कह सकते हैं। उसके बाद बच्चों अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी से, जब हमने देखा तो न्यूक्लियर एनवेलप है, ये हमने अभी डिस्कस किया कि दो पैरेलल मेम्ब्रेन्स हैं जिनमें स्पेस जो होगा उसे पेरीन्यूक्लियर स्पेस कहेंगे। जो स्पेस है 10 to 50 नैनोमीटर का हो सकता है, जो कहीं ना कहीं बैरियर बनाता है। बैरियर यानी कि वहाँ पर वो चीज़ें रोकने के लिए, ठीक है, बीच में रोकता है चीज़ों को। एक बैरियर वहाँ पर, रुकावट वहाँ पर डालता है किसके बीच में, जो मटेरियल प्रेजेंट है न्यूक्लियस के अंदर और साइटोप्लाज्म के। यानी कि सपोज करो ये पूरी सेल है, ठीक है, और ये न्यूक्लियस है, यहाँ पर साइटोप्लाज्म है, ये यहाँ पर साइटोप्लाज्म है, और ये है हमारा जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो पेरीन्यूक्लियर स्पेस। तो ये जो है ये इस साइटोप्लाज्म के और इनसाइड द न्यूक्लियस, इन दोनों में बैरियर फॉर्मेशन करेगा यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद बच्चों अगर हम बात करें जो आउटर मेम्ब्रेन है इसकी न्यूक्लियस की, जो ये आउटर मेम्ब्रेन रहेगी, ये कॉन्टीन्यूसली एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जॉइंट रहती है और साथ में कुछ राइबोसोम्स भी इस पर प्रेजेंट होते हैं। बहुत सारी जगह पर ऐसा देखने को मिलेगा जो न्यूक्लियर एनवेलप है उसमें छोटे छोटे माइन्यूट पॉर्स, बिल्कुल स्मॉल साइज छोटे छोटे पॉर्स प्रेजेंट होंगे जो दोनों मेम्ब्रेन्स के फ्यूज़न से बनते हैं। यानी कि जैसे ये न्यूक्लियस है तो यहाँ पर ऐसे ये एक और मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। दोनों मेम्ब्रेन जहाँ भी फ्यूज़ हो रही हैं, इस तरीके से दोनों मेम्ब्रेन्स जहाँ भी फ्यूज़ हो रही हैं तो इन मेम्ब्रेन्स के फ्यूज़न से वो पोर्स की फॉर्मेशन होगी। ये जो न्यूक्लियर पोर्स हैं बच्चों, ये पैसेज का काम करते हैं। आरएनए प्रोटीन मॉलिक्यूल्स का जो मूवमेंट होता है दोनों ही डायरेक्शन में, चाहे वो न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म में, यानी कि न्यूक्लियस से बाहर साइटोप्लाज्म में कोई चीज़ जा रही है या साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस में आ रही है। नॉर्मली सिर्फ एक ही न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है एक सेल के अंदर, और जो न्यूक्लियस का नंबर है वो वैरी भी कर सकता है अलग अलग सेल्स में। तो कैन यू रिकलेक्ट नेम्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स दैट हैव मोर देन वन न्यूक्लियस पर सेल? तो आपने ये बताना भी है कि कोई ऐसे सेल है जिसके अंदर एक से ज़्यादा न्यूक्लियस प्रेजेंट हो। ओके, आंसर करना है आपने, कमेंट का आप कर सकते हो या आप वैसे रिप्लाई कर सकते हो, मुझे व्हाट्सएप पर आप रिप्लाई दे सकते हो। तो न्यूक्लियस का बच्चों आपने बताना है ये किस सेल के अंदर, कोई ऐसी सेल अगर आपको नोटिस में है, कोई ध्यान हो कि भाई किस सेल के अंदर ऐसा होता है। ये हम जो सेल डिवीज़न वाला चैप्टर पढ़ेंगे बच्चों, उसमें भी हम बात करेंगे कि भाई मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन कब आती है। देखो, सेल का न्यूक्लियस तो डिवाइड हो जाए, कार्योकाइनेसिस तो हो जाए, लेकिन साइटोकाइनेसिस ना हो, साइटोप्लाज्म डिवाइड ना हो, तब मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन वहाँ पर आएगी। चलो ये भी आगे डिस्कस करेंगे, फिलहाल तो आपने सिर्फ इतना ही बताना है कि जो सेल्स हैं उनके अंदर कौन सी सेल्स हैं जिनमें एक न्यूक्लियस से ज़्यादा प्रेजेंट होगा। कुछ मैच्योर सेल्स होती हैं बच्चों जिनमें न्यूक्लियस होता ही नहीं है, जैसे कि राइथ्रोसाइट्स हैं बहुत सारे मैमल्स में, आरबीसीज भी जिन्हें कहा जाता है, रेड ब्लड सेल्स भी, सीव ट्यूब सेल्स होती हैं वेस्कुलर प्लांट्स की, उनमें, ठीक है। तो क्या हम फिर भी इनको लिविंग कंसिडर करेंगे? बिल्कुल करेंगे। जो आरबीसीज हैं हमारे, इसे भी लिविंग कंसिडर करेंगे। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा, भाई आरबीसी है, रेड ब्लड सेल है मैम, इसके अंदर जब न्यूक्लियस ही नहीं है तो इसका फंक्शन कैसे होगा? बच्चों वही सेम फंक्शन इसमें जो हीमोग्लोबिन नाम का पिगमेंट है वो परफॉर्म कर रहा है, तो हम इन्हें लिविंग ही कंसिडर करेंगे, इनके फंक्शंस कॉन्टीन्यूसली परफॉर्म होते हैं। जो न्यूक्लियर मैट्रिक्स है, जिसे न्यूक्लियोप्लाज्म भी हम कहेंगे, यहाँ बच्चों हमने अभी देखा था न्यूक्लियर मैट्रिक्स यानी कि जो ये फ्लूइड सी है, ठीक है, ये जो फ्लूइड है ना यहाँ पर, ये जो फ्लूइड है ये, इसे हम क्या कहेंगे? न्यूक्लियर मैट्रिक्स या न्यूक्लियोप्लाज्म कहेंगे। इसी के अंदर न्यूक्लियोलस है, क्रोमेटिन है, ये सभी प्रेजेंट रहते हैं। न्यूक्लियोलाई स्फेरिकल स्ट्रक्चर्स होते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म में ही जो प्रेजेंट है।
जो न्यूक्लियोलस का कंटेंट है बच्चों वो कंटिन्यू रहेगा न्यूक्लियोप्लाज्म के साथ ही, एज इट इज़ नॉट ए मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर। और जो न्यूक्लियोलस है हमारा वो मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर नहीं है। ये साइट है बहुत अच्छी राइबोसोमल आरएनए के सिंथेसिस के लिए। लार्जर एंड मोर न्यूमरस न्यूक्लियोलाई आर प्रेजेंट इन सेल्स एक्टिवली कैरिंग आउट प्रोटीन सिंथेसिस, यानी कि बहुत ज़्यादा मात्रा में जो न्यूक्लियोलाई है इनकी अमाउंट ज़्यादा अमाउंट में भी ये प्रेजेंट हो सकती है, स्पेशली उन सेल्स के अंदर जिनके अंदर जो प्रोटीन सिंथेसिस प्रोसेस है वो काफ़ी एक्टिवली हो रही हो। ठीक है, बात करें बच्चों अब क्रोमोसोम का कंसेप्ट थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे। बच्चों जो इंटरफेस है न्यूक्लियस का, एक लूज और इनडिस्टिंक्ट नेटवर्क न्यूक्लियोप्रोटीन फाइबर्स का क्रोमेटिन, जो हमने अभी डिस्कस किया था। बाकी इंटरफेस को हम नेक्स्ट टू नेक्स्ट चैप्टर में अच्छे से पढ़ेंगे। इन्होंने कहा भी चलो क्रोमेटिन प्रेजेंट है, एक न्यूक्लियोप्रोटीन फाइबर्स जिसको हमने क्रोमेटिन बोल दिया, बट अलग अलग स्टेजेस जो सेल डिवीज़न की होती हैं बच्चों, उसमें जो सेल है वो अलग अलग स्ट्रक्चर दिखाती है क्रोमोसोम के न्यूक्लियस की जगह पर। तो क्रोमेटिन के अंदर डीएनए भी प्रेजेंट है और कुछ बेसिक प्रोटीन, हिस्टोन प्रोटीन जिसे हम बोलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है हिस्टोन प्रोटीन, बेसिक प्रोटीन यहाँ पर ये प्रेजेंट रहता है क्रोमेटिन का ही, और कुछ नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स भी और आरएनए ये भी प्रेजेंट रहते हैं। सिंगल ह्यूमन सेल है बच्चों जो अप्रोक्सीमेटली 2 मीटर लंबा थ्रेडेड डीएनए का डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, वो नियर अबाउट 46 यानी कि 23 पेयर्स क्रोमोसोम्स के अंदर। 46 क्रोमोसोम्स पढ़े होंगे ना कि 46 क्रोमोसोम्स ह्यूमन बींग्स में प्रेजेंट होते हैं। और जो डिटेल स्टडी है डीएनए पैकेजिंग की क्रोमोसोम की फॉर्म में, वो आप 12th क्लास में डिस्कस करेंगे, हम 12th में आप पढ़ोगे। तो बच्चों ये जो हमारा कंसेप्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कंसेप्ट अब हम जो पढ़ने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। हर एक क्रोमोसोम बच्चों असेंशियल है प्राइमरी कंस्ट्रक्शन या सेंट्रोमियर जो बनाता है उसके लिए। डिस्क शेप्ड स्ट्रक्चर होता है जिसे काइनेटोकोर हम कहेंगे। ठीक है, अब सेंट्रोमियर की पोजीशन के बेसिस पर ही बच्चों हम कह सकते हैं कि भाई इसको 4 क्लासेस में हम क्लासीफाई करते हैं। जैसे यहाँ अगर आप देखेंगे तो क्रोमोसोम्स हैं, देखो ये जो सेंट्रोमियर है हमारा डिस्क शेप स्ट्रक्चर है, यहाँ आप देख सकते हैं 4 शेप्स हैं। ठीक है, 4 जो अलग अलग हैं हमारी क्लासिफिकेशन यहाँ पर है। अब सेंट्रोमियर की पोजीशन कहीं सेंट्रल है, कहीं थोड़ा सा पेरिफ्री की तरफ जा रहा है, यहाँ टोटली पेरिफ्री की तरफ, और यहाँ टोटली एक साइड ही ये ट्रांसफ़र हो चुका है। ठीक है, तो बच्चों यहाँ अगर हम बात करें सेंट्रोमियर के बेसिस पर जो हमारे 4 क्लासिफिकेशंस रहेंगे, तो बच्चों सबसे पहला जो क्लासिफिकेशन है वो है मेटासेंट्रिक। ये इंपॉर्टेंट है, मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम में क्या होगा, जो सेंट्रोमियर है वो सेंटर में होगा, 2 इक्वल आर्म्स की फॉर्मेशन करेगा। साथ साथ डायग्राम देखते चलें। मेटासेंट्रिक में सेंट्रोमियर सेंटर में होगा, इक्वल आर्म्स की यहाँ पर फॉर्मेशन हुई है। स्लाइटली बस थोड़ा जो सब मेटासेंट्रिक है इसमें स्लाइटली जो मिडल से है जो सेंट्रोमियर वो थोड़ा सा ये मिडल में होने की बजाय थोड़ा सा ये अपवर्ड या किसी भी एक डायरेक्शन में ट्रांसफ़र हो जाता है स्लाइटली, बस ये थोड़ा सा डिफरेंस आएगा, ज़्यादा नहीं। तो एक शॉर्टर आर्म और एक लॉन्गर आर्म यहाँ पर बनेंगी। एक्रोसेंट्रिक के केस में क्रोमोसोम में क्या होगा बच्चों, जो सेंट्रोमियर है वो टोटली सिचुएटेड क्लोज टू इट्स एंड, यानी कि एक ही टर्मिनल एंड पर हम कह सकते हैं भी एक ही तरफ प्रेजेंट होगा। तो एक एक्सट्रीमली शॉर्ट, एक बहुत शॉर्ट आर्म और एक लॉन्ग आर्म यहाँ पर प्रेजेंट होगी। उसके बाद अब जो टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम में टर्मिनल सेंट्रोमियर, यानी कि आप देख सकते हैं टर्मिनल में सिर्फ एक ही तरफ सेंट्रोमियर है, शॉर्ट आर्म ये बिल्कुल ना के बराबर ये शॉर्ट आर्म इसमें प्रेजेंट है, और एक हमारी लॉन्ग आर्म इसके अंदर प्रेजेंट होगी। तो इस तरीके से बच्चों 4 पार्ट्स में हमने 4 क्लासिफिकेशन हम इसका करते हैं 4 पार्ट्स में। कई बार बच्चों कुछ क्रोमोसोम्स ऐसे हैं नॉन स्टेनिंग सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शंस उनमें होती हैं, कई जगह पर कॉन्स्टेंट एक लोकेशन पर मिलती हैं। इस तरह के अपीयरेंस को स्मॉल फ्रेगमेंट्स में हम सैटेलाइट कहेंगे। स्मॉल अपीयरेंस होती है छोटे से पार्ट पर, कहीं भी कुछ क्रोमोसोम में एक छोटे से पार्ट पर क्या मिलेगा, एक नॉन स्टेनिंग पोर्शन मिलेगा, सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन जिसे हम कह सकते हैं भाई साइड में कोई भी एक सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन हमारी वहाँ पर अराइज कर गई है और एक छोटे से फ्रेगमेंट की तरह ही वो एक अपीयरेंस देगा दिखने में, उसे हम सैटेलाइट कहेंगे। आगे बच्चों माइक्रो बॉडीज़, तो बहुत सारे मेम्ब्रेन बाउंड माइन्यूट वेसिकल, छोटे छोटे वेसिकल्स होते हैं, मेम्ब्रेन उनके चारों तरफ प्रेजेंट होगी जिन्हें हम माइक्रो बॉडीज़ कहेंगे। इनके अंदर ये इंपॉर्टेंट है, इनके अंदर बहुत सारे एंजाइम्स प्रेजेंट रहते हैं और जो माइक्रो बॉडीज़ हैं वो प्लांट और एनिमल सेल्स दोनों में ही प्रेजेंट होंगी। तो बच्चे चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाता है, एक बार समरी से आपने थ्रू आउट हो जाना है। जो न्यूक्लियस हमारा टॉपिक था वो पूरा हो गया है। आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर भी हो गया होगा। फिर भी कोई डाउट है तो बता देना, उसे हम दोबारा डिस्कस कर लें। तो आज इसे अच्छे से पढ़ लेना है, इस पूरे चैप्टर को एक बार अब आप रीड भी कर लेना, ठीक है। कोई भी कहीं भी डाउट आता है, कोई भी प्रॉब्लम है आप बता देना, हम उसे दोबारा डिस्कस कर लेंगे।